दो रीजंस थे यहाँ आने के। सबसे पहले मैंने देखा है कि श्रीनगर में जो आसपास की पूरी वैली है उसमें लोग काफ़ी पीड़ित हैं बीमारियों से। यहाँ वैली में इतने सालों में बहुत अच्छी मेडिकल केयर नहीं होती है। यहाँ कुछ भी स्टार्ट होता है वैली में डिस्टर्बेंस की वजह से चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। तो हमने ये फैसला किया कि हम पेशेंट्स तो कश्मीर से दिल्ली बहुत मुश्किल से आते हैं, क्यों ना हम उठ के श्रीनगर जाएंगे। और इसी सोच के साथ मैक्समेड सेंटर का लॉन्च किया गया, जिसमें एज हेड ऑफ ईएनटी मैंने कमिट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी ओपीडी बहुत रेगुलर जारी रखेंगे। और ऐसा किया है। लगभग 4.5 साल हो गए। मैं करीबन इससे पहले मैं कभी श्रीनगर नहीं आया और आज मैं 35वीं बार श्रीनगर आ रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट्स के साथ हम बहुत अच्छा यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं। मेरी मेन जो स्पेशलिटी है वो है कान के ऑपरेशंस को लेकर, यानी कि किसी भी प्रकार का सुनाई में दिक्कत, हियरिंग लॉस, चाहे वो बच्चा जन्म से गूंगा बहरा पैदा हो जैसे मास्टर ताशिफ हमारे साथ है, या कोई बच्चा जो जन्म ठीक लेता है, सुन सकता है, बोल सकता है, या वो अपनी हियरिंग खो देता है इन्फेक्शंस की वजह से, चोट की वजह से, दवाइयों के सेवन की वजह से, या हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिशंस की वजह से। इसके अलावा कान के पर्दे में सुराख होना, कान की हड्डी का गलना, कान से मवाद बहना, और सबसे ज्यादा जो मैं यहाँ देखता हूँ वो अडल्ट और ओल्ड एज में लोगों को सुनाई की नस की प्रॉब्लम। आज हम एक बहुत बड़ा फ्री हियरिंग स्क्रीनिंग कैंप रन कर रहे हैं मैक्समेड सेंटर में। 47 पेशेंट्स में अभी देख के आ रहा हूँ। इन सब लोगों का फ्री हियरिंग चेकअप हो रहा है। इसमें मैंने देखा है आमतौर पे सारे लोगों को हियरिंग की बहुत समस्या है। उनकी नसें कमजोर हैं, कान में सीटी बजती रहती है, सुनाई नहीं देता है, शब्द क्लियर नहीं रहते हैं, तो इनको भी ट्रीट किया जा सकता है। सो किसी भी प्रकार का सुनाई की तकलीफ बचपन में पैदा होने से इंसान के मरने तक उसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। किसी भी प्रकार की, कान में मैल है तो उसको मैल को निकाला जाए, पर्दे में सुराख है तो उसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें नया पर्दा लगाया जाता है, हड्डी गल रही है तो गली हुई हड्डी को निकाल के ऑपरेट करके नई सुनाई बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी नसें कमजोर हैं तो सुनाई में हेयरिंग एड्स आते हैं। बट कई बार हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब कोई भी हेयरिंग एड किसी मरीज को हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो सुनाई 90% से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐसा ही एक बच्चा आज हमारे साथ है, मास्टर ताशिफ और उसके फादर। ताशिफ जब पैदा हुआ तो जन्म से गूंगा बहरा था। पेरेंट्स को ये बात नहीं पता चली, क्योंकि एक छोटा बच्चा ये कह नहीं सकता कि मैं सुन नहीं रहा। जब वो बच्चा पैदा होता है तो परिवार में सब लोग बच्चे से बात करते हैं और बच्चा शायद रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। पर जब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ये देखते हैं कि ये बच्चा मेरा 1 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है और बच्चा बोल नहीं रहा है, तब वो इसके लिए कंसल्ट करने के लिए आते हैं। और ऐसा ही कुछ मास्टर ताशिफ के फादर के साथ हुआ। जब उन्होंने 1.5 साल पे इसको कंसल्ट किया तो उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका बच्चा जन्म से ही बहरा है, और क्योंकि वो जन्म से बहरा है, सुन नहीं सकता, तो इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहा है। और उनके हमने कुछ टेस्ट किए, ये मुझसे श्रीनगर कराओपीडी में ये मुझसे मिले, और टेस्ट के दौरान, कुछ ऑडियोलॉजी टेस्ट के दौरान हमने देखा कि बच्चे की सुनाई जन्म से नहीं है बिल्कुल। इसमें एक मेन ऑर्गन होता है कॉक्लिया, वो ऑर्गन इसका काम नहीं कर रहा था, और जिसके बाद मैंने इनके सीटी स्कैन एमआरआई कराया। ये मेरे पास दिल्ली है, हमने इनको काउंसिल किया और इनको हमने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए समझाया। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी आप जैसा देख सकते हैं, ताशिफ आज 8 साल का है, 4 साल से ज्यादा इसके ऑपरेशन को हो गए हैं। ये इसमें एक बाहर एक प्रोसेसर होता है जो बच्चा कान के पीछे डालता है। आमतौर पे लोग इसको हेयरिंग एड से कंफ्यूज करते हैं, बट हेयरिंग एड में भी एक ऐसा ही हेयरिंग एड मशीन होती है, बट वो मशीन सिर्फ एक पार्ट होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट में एक अंदर का इम्प्लांट होता है जो स्किन के नीचे रहता है। कान में एक कान के ऑपरेशन द्वारा हड्डी में ड्रिल करके उसमें इनर ईयर तक एक स्पेस बना के कुछ 16 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको कॉक्लिया में डाला जाता है। जैसा आप देखें, ताशिफ जैसे हमारे साथ बैठा है, ये सब सुन रहा है जो हम बात कर रहे हैं। इसमें एक माइक्रोफोन होता है, ये माइक्रोफोन साउंड को पिक करता है, यानी कि जो भी मैं बात करता हूं पेशेंट से, मैं आज इनके साइड से बात कर रहा हूं तो ये आवाज सब सुन रहे हैं। ये माइक्रोफोन साउंड को पिक करता है। ये टेलीकॉइल के जरिए ये एक प्रोसेसर बोलते हैं, इसमें ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। चमड़ी के आर पार इसमें भी एक मैग्नेट लगी है और अंदर इम्प्लांट में भी एक मैग्नेट लगी है। वाया मैग्नेट साउंड स्किन के आर पार शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। वही साउंड कान में जो इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया में जा रहे हैं वहां जाती है, और वहां इलेक्ट्रोड्स
इसमें कुछ 16 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कॉक्लियर नर्व को, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं और ब्रेन में वो साउंड की तरह परसीव होता है। ये एक बहुत ही आधुनिक इलाज है। आप लगभग ये मानिए कि आज से 15 से 20 साल पहले इंडिया में इसका इलाज स्टार्ट हुआ और तब इम्प्लांट बहुत महंगा आता था, लगभग 18-16 लाख रुपए का आता था। इससे पहले लोग विदेश जाके इलाज कराते थे, बट आज की डेट में हम ये इम्प्लांट्स रेगुलरली करते हैं। इसका खर्चा लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है। इम्प्लांट के बाद ऐसे बच्चे अगर ये समय पे इम्प्लांट हो, जैसे ताशिफ के पेरेंट्स को, इसके फादर को पता चला जब ये 4 साल का था। आज ताशिफ सब कुछ सुनता है। ये करीबन 25 दिन से 1 महीना मेरे पास दिल्ली रहे, जहां हमने बच्चे की स्पीच थेरेपी। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में लगभग 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। बहुत छोटा सा एक इंसिजन आता है कान के पीछे जो हील हो जाता है, और 10 दिन के बाद हम ये मशीन लगा देते हैं। ये मशीन लगाने के बाद एकदम से बच्चा नहीं बोलता है, क्योंकि आप मान के चलिए जो बच्चा जन्म से पैदा हुआ, आज 4 साल बाद उसका ये पहला दिन है जब वो साउंड अंदर ब्रेन में जा रही। तो जो वो ABCD और सारे शब्द बचपन से अपने आप सुन के सीखता है, आज हमें उसको वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 4 साल जीवन के जाया हो चुके हैं। इसमें ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। लगभग 6 महीने से 1 साल या 2 साल तक थेरेपी चलती है, डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट, बच्चे की उम्र। ये ऑपरेशन 9 महीने की उम्र में किया जा सकता है, और अगर 9 से 11 महीने की उम्र में ऑपरेशन हो जाता है तो कम सपोर्ट चाहिए होता है आपको थेरेपी के लिए, और जितनी एज लेट होती है उतना थेरेपी के लिए आपको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, और स्पीच क्लैरिटी में तकलीफ रहती है। आज जैसे अब ताशिफ आपसे बात करेगा तो आप रियलाइज करेंगे कि ये सुनता तो सब कुछ है, ये बोलता भी सब कुछ है, अपने फादर के साथ सब बात करता है, बट स्पीच क्लैरिटी में अभी और मेहनत बाकी है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन 4 साल पे हुआ। यही ऑपरेशन अगर बच्चे का 9 महीने या 11 महीने पे होता तो आज जैसे मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी स्पीच क्लैरिटी रहती है। ये ऑपरेशन जनरली हम 11 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक कर सकते हैं, जिसमें इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट 5 साल के बाद जनरली इसका रिजल्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चा बचपन से हेयरिंग एड यूजर आए, उसको हेयरिंग लॉस है, हेयरिंग एड आपको फायदा नहीं देगा क्योंकि साउंड ब्रेन तक नहीं जाएगी, बट जैसा कि कहते हैं कि वो ब्रेन को नॉक करता रहता है, यानी कि स्टिमुलस देता रहता है, तो बच्चे की नस उसमें सिकुड़ती नहीं। हेयरिंग एड यूजर पेशेंट्स में, कन्वर्ट कैंडिडेट्स में रिजल्ट्स अच्छे हैं। यानी कि अगर कोई पेरेंट इलाज नहीं करा पाते और उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट वो अपने बच्चे को जांचों के बाद, MRI कराने के बाद हेयरिंग एड पे जरूर डालें और स्पीच थेरेपी कराएं, ताकि अगर 1-1.5 साल में वो पैसा जुटा पाते हैं तो एटलीस्ट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हमने 18-19 साल में भी ऑपरेट किए, बट वो कन्वर्ट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि उनकी सुनाई बचपन से पूरी खत्म नहीं थी, करीबन 15-20-25% बची हुई। पर आज जो हम बात कर रहे हैं, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो जन्म से गूंगे बहरे पैदा होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन का खर्चा है, इसमें इम्प्लांट, ये सारे विदेशी इम्प्लांट हैं जो बाहर से आते हैं। इनमें ऑपरेशन का खर्चा, इम्प्लांट का खर्चा, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, CT स्कैन, MRI और 1 साल की AVT थेरेपी यानी कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ये नॉर्मल थेरेपी नहीं है, ये नॉर्मल स्पीच थेरेपी नहीं है जो नॉर्मल स्पीच थेरेपिस्ट स्टैमरिंग के पेशेंट्स यानी कि तुतलाने के पेशेंट्स या डिलेड स्पीच को देते हैं। ये स्पेशल ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है जो कॉक्लियर इम्प्लांटिस को दी जाती है, और सर्टिफाइड AVT थेरेपिस्ट का आभास पूरे देश में है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप अपनी उंगलियों पे पूरे हिंदुस्तान में सर्टिफाइड थेरेपिस्ट गिन सकते हैं। लगभग ये तादाद 40-50 से ज्यादा नहीं होगी। और हमारे देश में बच्चे कितने पैदा होते हैं? 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे डेथ हैं हमारे देश में हर साल। तो ये थेरेपी करानी बहुत जरूरी है। मैक्स में आज हमने एक संस्था के साथ ज्वाइन किया है। वो संस्था हमें गरीब बच्चों के लिए सपोर्ट दे रही है। जो खर्चा 8 या 8.25 लाख का है, वही हम खर्चा अब 2-2.25 लाख में ऑपरेट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यानी कि हम 6 लाख संस्था के थ्रू उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट उसमें कुछ उन्होंने शर्तें रखी हैं कि ये फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 5 लाख से कम है, जिसमें हमें सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, उनका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और बच्चे की उम्र 3 साल से कम होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है और स्पीच थेरेपी का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन है अगर ये ऑपरेशन 11 महीने पे हो जाता है।
तो हम ऐसे बच्चों को ऑपरेट करने में, ऐसी फैमिलीज को पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में, आप बारामुल्ला में हो, चाहे बटमाला में हो, चाहे गुलमर्ग में हो, चाहे पहलगाम में हो, मैं आप सब लोगों को विनम्रता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बताएं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी बच्चा जो गूंगा बहरा है वो जीवन भर गूंगा बहरा रह जाए। पेरेंट्स के लिए वो हमारे पास आए। मैक्स करानगर में मुजफ्फर हैं हमारे साथ, उनके साथ आप ओपीडी फिक्स करें। मैं हर महीने यहाँ आता हूँ। हम कुछ इनके टेस्ट, इसमें जो एडवांस टेस्ट होते हैं ओई और बेरा, पहले लोगों को उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आजकल हम ये टेस्ट यहीं करते हैं और आज भी हम ये टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, आज के दिन भी। अगर ये बच्चा उस क्षेत्र में और उस कैटेगरी में आता है कि बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, फादर की सालाना इनकम 5 लाख से कम है, बट एक चीज और मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स में एक जना कम से कम ग्रेजुएट या 12th पास होना चाहिए। क्योंकि खाली पेरेंट्स, खाली डॉक्टर का और थेरेपिस्ट का ही इसमें रोल नहीं है, बट पेरेंट्स का हमसे कहीं 10 गुना ज्यादा रोल है। क्योंकि बच्चे को हम राह दिखा सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज, उसको स्पीच थेरेपी पेरेंट्स ने ही करानी है घर में, जो उन्होंने एक्सरसाइज करानी है। तो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो इसका वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसके जरिए मैं चाहता हूं कि कश्मीर में जितने बच्चे हैं जो डेफ हैं, जिनको सुनाई की दिक्कत है, जो 3 साल से कम आयु के हैं, वो हमारे पास आए और हम उनकी 6 लाख रुपए तक इसमें सहायता कर पाएंगे। और उनको हमारे पास थेरेपी के लिए, जैसा मैंने बताया, थेरेपी यहाँ पे कश्मीर में अवेलेबल नहीं है जो कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी है। तो कुछ समय हम चाहते हैं कि वो हमारे पास दिल्ली रहे, ताकि हम उनको कुछ हद तक उस ट्रेन को पटरी पे डाल दें और फिर हम इनको यहाँ पे रेगुलर थेरेपीज कर दें। हम श्रीनगर में थेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए भी तैयार हैं, बट हम चाहते हैं, अभी मैं आपको सच बताऊं, हमने ताशिफ के अलावा एक और बच्ची ऑपरेट की है, वो लगभग 11 साल की है, साहिबा करके बच्ची का नाम है। उसके फादर और वो फैमिली हमारे पास दिल्ली में रहते हैं। 6 महीने हो गए ऑपरेशन हुए, बच्ची थेरेपी ले रही है, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। आप पूछिए डॉक्टर फरा, उनके बच्चे के ब्रदर मेरे पास आए जो मेडिकल स्टूडेंट थे। मैंने उन्हें समझाया कि आपकी सिस्टर जो है वो बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो बचपन से हियरिंग एड यूजर रही है। फैमिली ने फैसला लिया, हमारे पास मैक्स साकेत आके उसकी सर्जरी कराई और इंशाल्लाह 6 महीने में वो बच्ची नॉर्मल स्कूल जाएगी, जैसे ताशिफ आज नॉर्मल स्कूल जाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताशिफ के फादर से, जो आज हमारे साथ हैं, वो अपना कॉकलियर इम्प्लांट का एक्सपीरियंस, 4 साल लगभग इन्हें हमारे साथ हो गए हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज हमने ताशिफ की मैपिंग की है, यानी कि प्रोग्रामिंग की है, ताकि बच्चे का बोलने का और सुनने का स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ इसमें कोई चेंज आती है फिर या चेंज करनी पड़ती है? देखिए, जो मशीन ऑपरेशन द्वारा अंदर लगाई गई है, सबसे पहले तो वो कान का ऑपरेशन है, ये ब्रेन का ऑपरेशन नहीं है। ये कान का सिंपल मैस्टोडेक्टमी ऑपरेशन है, बट इसमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, तो इसलिए सब लोग इम्प्लांट नहीं कर सकते। ये मशीन लाइफ टाइम के लिए होती है। यस, अगर बच्चे को किसी कारणवश इन्फेक्शन हो जाए या इम्प्लांट फेल हो जाए, जो बहुत रेयर होता है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहां इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा है। मैंने कई बार देखा है कि बहुत हॉस्पिटल्स में लोग इसको बाकी आम तौर के ऑपरेशन की तरह ट्रीट कर देते हैं, बट नहीं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें स्टेरिलिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पर अगर ये ऑपरेशन सही होता है तो ये इम्प्लांट जीवन भर कभी बाहर निकालना नहीं पड़ता। जो बाहर की मशीन है, जैसे ये ताशिफ ने पहनी हुई है, इसमें एडवांसमेंट्स होती रहती हैं। जैसे आज ये प्रोसेसर है, साइंस रोज एडवांस हो रही है, 5 साल बाद हो सकता है इससे और बेटर हमारे पास प्रोसेसर आ जाए। नॉर्मल प्रोसेसर का फंक्शन है साउंड को पकड़ना, स्किन के आसपास उसको ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रोड्स को स्टिमुलेट करना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन के ब्रेन को जाते हैं। अब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, आजकल नई तकनीक है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए प्रोसेसर आ रहे हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये बच्चे को फोन आंसर करना तो उसको फोन उठाने की जरूरत नहीं है। वायरलेस ब्लूटूथ के जरिए बच्चा साउंड सुन सकता है, टीवी देख सकता है, आईपैड पे कनेक्ट कर सकता है, दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकता है। टीचर अगर कोई पढ़ा रही है तो बच्चा अगर एक क्लिप लगा ले या एक स्पेशल कुछ डिवाइसेस आते हैं, वो अगर आप सेंटर में रख लें तो 10 के 10 लोगों के साथ मीटिंग में बात कर सकता है। अगर पीछे से कोई शोर भी आ रहा है तो आजकल ऑटो प्रोग्रामिंग रहती है इसमें, कि जो शोर होगा वो दब जाएगा और जो पास में बात कर रहा है उसकी आवाज सुनाई देगी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि इससे कोई तो साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता? दूसरा तो मेरा सवाल ये है, जो आपने कंडीशन की बात की 3 साल तक, तो जो इसके बाद जो रहते हैं बच्चे, तो उनके लिए गोल्डन कार्ड जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कार्ड है, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए,
ये जो संस्था ने हमें ये मदद की है, ये संस्था का फैसला है कि वो 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को इसका मुहैया नहीं कराएंगे। हमारे यहाँ मैक्स में कोई गोल्डन कार्ड नहीं चलता है, ठीक है। पर मैं आपको वादा करता हूँ, मैं कई सारी एनजीओ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, अगर पेरेंट्स विलिंग हैं तो हम 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए बच्चों के लिए जरूर हेल्प करेंगे। ये पूरी हेल्प तो नहीं मैं कर पाऊंगा जो 8 लाख का खर्चा है, बट अगर कोई बच्चा वाकई में हकदार है, जो मुझे लगता है कि फैमिली बहुत अच्छी है, पेरेंट्स काम करने के लिए तैयार हैं, रुकने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, हम पिछले कई सालों से बहुत बच्चों की हेल्प करते हैं। आप ताशिफ के फादर से पूछिए कि हमने इनकी ये मदद नहीं की है, उस टाइम हमारे पास ये स्कीम नहीं थी। हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, बट संस्था के जरिए जो 6 लाख रुपए का उनको फायदा हो रहा है वो 3 साल से ज्यादा उम्र में मैं नहीं दे पाऊंगा, बट कुछ ना कुछ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो हमें किसी और संस्था से इन बच्चों के लिए कुछ, अगर कोई गरीब बच्चा है हम जरूर हेल्प करें। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता उससे ज्यादा जिंदगी में किसका क्या नुकसान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ श्रीनगर में और कश्मीर में, यहाँ आदमी नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा बात करता है, पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं करता। नहीं डॉक्टर साहब, आपने गलत सोचा। जब हम फ़ोन की बात करते हैं, मेडिसिन की बात है, हर किसी में साइड इफेक्ट है। आप सही कह रहे हैं। आप लैपटॉप यूज करें उसमें तो आंखों में नॉन लिविंग चीज है, ये मरी हुई चीज है। एक फोन के घूमने से जान नहीं जाती। अगर कोई बच्चा सुन और बोल नहीं पा रहा है, ये तो जीवित है, ये तो जीवित है ना। तो ये तो अल्लाह की क्या मर्जी है कि वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है। आप अगर इस बच्चे, आज ताशिफ, इसके फादर बताएंगे, मैं खुद कहता हूं कि ताशिफ 100% नॉर्मल नहीं है, बट आज ताशिफ अपने घर में सब बात करता है, सब सुनता है। हाँ, मैं इसको 100% नॉर्मल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसका ऑपरेशन लेट हुआ, बट आज ये 60 to 70% नॉर्मल है। तो क्या ये नुकसान है? आप मुझे बताइए कि बड़ा होकर अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, जॉब कर सकता है, स्कूल जा रहा है। हम अगर 100% अचीव नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट 70 तो करें। हम उस बच्चे को अगर छोड़ देंगे तो वो तो जीरो ही रह जाएगा। तो इसमें आज की डेट में मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम डिटेक्शन प्रोग्राम, यानी कि चाइल्डहुड डेफनेस डिटेक्शन पे बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि टीकाकरण का जो ये प्रोग्राम है, हम सरकार के साथ की बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में कहीं भी पैदा होता है तो पहले दिन इसकी जांच की जा सकती है कि ये बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा, जिसको हम बोलते हैं ओटो अकूस्टिक कमीशन। हमारी सरकार के साथ एक कोशिश चल रही है कि ओटो अकूस्टिक कमीशन को इम्यूनाइजेशन कार्ड में अंतर कर दिया जाए, एंटर करा दिया जाए, ताकि बच्चा आपका टीका लगाने जाए, चाहे वो पल्स पोलियो के लिए जा रहा है या डीपीटी वैक्सीन के लिए जा रहा है, तो वहां पे जो आंगनवाड़ी वर्कर है या पीएचसी हेल्थ वर्कर है या कोई नर्स है, वो ये देख ले कि आपके बच्चे की बर्थ पे सुनाई की जांच हुई है या नहीं हुई है। अगर वो नहीं हुई है तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वो जांच की जाए। देखिए, इस बीमारी को हम तभी ट्रीट कर सकते हैं और इसका हम इलाज तभी कर सकते हैं जब इसको उसके बचपन में ही पकड़ा जाए। यानी कि जो रूल है, 1 महीने पे डिटेक्शन, 3 महीने पे आइडेंटिफिकेशन और 6 महीने पे उसका इलाज, ताकि बच्चा एक सर्कल में आ जाए और पेरेंट्स सेंसिटाइज हो जाएं कि 9 महीने पे उसका ऑपरेशन। अगर 9 महीने में बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है तो बच्चे को एवीटी थेरेपी का बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, जब आप पैदा हुए या मैं पैदा हुआ तो किसी ने हमें बोलना सिखाया थोड़ी। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे बात करते और एक दिन हमने बोल दिया पापा, मम्मी, बुआ, फूफा। क्यों? ब्रेन साउंड्स रजिस्टर करता है, पर जब बच्चा सुनता ही नहीं है तो रजिस्टर क्या करेगा? तो अगर हम बच्चे का इम्प्लांट कर देते हैं 9 महीने पे, तो वो साउंड्स रजिस्टर करना चालू हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चे का दिमाग, जो ब्रेन है, वो पहले 2 साल में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। जितनी उसको स्पीच एक्वायर करनी होती है, वो आप ये मान लीजिए 2 से 2.5 साल में वो सारा काम हो जाता है। हमने शुरुआत ही 4 साल में। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा समय नुकसान हो गया उसको हमें भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। वो भरपाई हम चाहे जितनी मर्जी थेरेपी कर लें। और दूसरी चीज, श्रीनगर में हमारी ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब ताशिफ के फादर अपनी जॉब छोड़ के जीवन भर दिल्ली नहीं रह सकते, अगर कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो ये हमारे पास 1 महीना रहे, यहाँ ये एक जगह थेरेपी कर रहे हैं, बट आज थोड़ी स्पीच आर्टिकुलेशन में इशू है। अब मैं इनको हर बार बोलता हूँ कि आप सर्दियों की और गर्मी की छुट्टियों में हमारे पास आके 1 महीना रहिए, बट हम इसकी सुविधा भी यहाँ मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको उपलब्ध करा के दूंगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ एक कोहॉर्ट ऑफ बच्चे हो जाएं श्रीनगर से, और हम श्रीनगर में, मैक्स करानगर में ही अपने मैक्स मेड सेंटर में एक थेरेपी सेंटर भी स्टार्ट करें।
ये मौका दिया मुझे कि मैं इस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा बन चुका हूँ। एंड सेकंड थिंग इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर डॉक्टर मीर, जिसने सही मानों में कि मेरी एक नई ज़िंदगी दी है। ये मेरे लिए नई ज़िंदगी है, ना कि मेरे बेटे के लिए, क्योंकि जितना मैं परेशान था अपने बच्चे के लिए, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि उतना कोई हो पाएगा। सबसे पहले कुछ बातें मैं ताशिफ के साथ करूँगा, या उसको बोलने के लिए कुछ बोलूँगा तो ये जवाब देंगे। ताशिफ ज़रा ABCD सुना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Very nice, very nice. Very nice. Second thing is my lessons. 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सो ये 100 तक जाता है, 100 तक जाता है बिल्कुल। तो ये तो और भी बातें हैं बहुत सी, ये मेरे साथ करता है घर में, तो कब यहाँ पे इसकी शायदे से थोड़ी सी। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 4 साल का था उस टाइम जब इसकी सर्जरी हुई है, लेकिन मैं 4 साल पहले की तरफ जाता हूँ कि उस टाइम हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि आपको पता है कश्मीर में जो यहाँ पे ना सारा मिथ्स पे होता है, और ख़ासकर यहाँ पे हमारे जो फैमिली है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं पीर बाबाज पे ही, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो करीब करीब लगभग हमारे 2 साल ज़ाया हो गए उसके साथ। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये 2 साल हमने इनको ऐसे ही घुमा के रखा पीर बाबा के साथ। तो हर कोई बता कोई भी ये छोटा है, कोई बात नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल गेट रिकवर्ड। तो उस सिलसिले में मेरे 2 साल ज़ाया हो गए। हालांकि मैं काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था घर वालों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं इसकी एक पोजीशन देख रहा था, जो हालत इसकी थी, तो मुझे सीधे ही पता चल रहा था कि ये इसकी जो हेयरिंग प्रॉब्लम वो तो है, लेकिन घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी वो मसला रहता है। तो फिर उस वजह से मैं भी चुप करके बैठा। लेकिन 2 साल पूरे मेरे ज़ाया हो गए। लेकिन 2 साल के बाद मैंने फैसला किया, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मतलब लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, कांटेक्ट में थे। तो फिर एक बार मैंने फैसला किया नहीं बेहतर है कि इसकी सर्जरी हो जाए। और वक्त ऐसा भी आया कि 4 साल का ताशिफ हो गया, तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं दिल्ली जाऊँ। लेकिन उसके लिए काफ़ी मुझे डॉक्टर साहब की तरफ से हेल्प मिली। और जब हमने इसको दिल्ली लिया, 20-25 दिन हम रहे वहाँ पे, इसकी सर्जरी भी हो गई। और आप यकीन नहीं करिए, एक अपनी एक्सपीरियंस बताता चलो आपको कि एक वेरी जैसे बोलते ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए था कि मैं सपने में देखता था, खुदा पाक की कसम, कि मेरा बच्चा बात कर रहा है सपने में। तो जब मैं जागता था सुबह तो मुझे रोना आता था कि मतलब ये जो मैंने देखा ये एक सपना था। और कभी सपने में भी सपना होता था, मैं इस तरह समझा दूं आपको। हालांकि मैं सपने में ही अपने फ्रेंड्स को बोला करता था कि देखो जो मेरा बेटा बातें कर रहा है और ये मेरा सपना नहीं है, हालांकि वो भी सपना ही होता था। तो जब मैं जागता था तो मैं हैरान होता था, परेशान होता था, क्या करूं मैं, सपना ही था। और सपने में मैं दोस्त को बोल रहा हूँ कि ये सपना है। लेकिन आज जिस तरह मैं देखता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि 70% 60% है, लेकिन कहाँ वो ताशिफ जिसको मैं चीखता था, चिल्लाता था, तो वो अपनी कोई मूवमेंट भी नहीं करता था। और आज ये ताशिफ है कि जो ही मैं थोड़ी सी आवाज़ देता हूँ और ताशिफ अपनी मूवमेंट करता है। तो वो मेरे लिए क्या है तो वो अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। लेकिन शुक्र है खुदा का कि आज इसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई। लेकिन इसके साथ साथ हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम अगर एज छोटी होती है तो उसमें ज़्यादा रिकवरी होती है, लेकिन एज क्योंकि 4 साल का था, हमने काफ़ी मेहनत की है। और माशाल्लाह आज ये मतलब किताबें भी पढ़ता है, और साथ साथ ये जो अल्फ़ाबेट जो जितना भी लिखना होता है लिखता भी है, पढ़ता भी है। और इसके साथ साथ इसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही है, करण नगर में है। और डॉक्टर साहब ने अब मुझे कहा कि वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इसी ना आर्टिकुलेशन की वो भी है, उसको करवाना है। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली इस साल में टाइम निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं वहाँ पे रहूँगा और इसकी जो भी बाकी प्रॉब्लम रही है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आप ये सोचिए, जिनके बच्चों की प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, जरा आप मुझे बता दीजिए। इसके सिवा ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है कि आपका बेटा बात या आपकी बेटी बात कर सकती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऐसा ना हो खुदा न खास कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उस बड़ा होने के बाद क्या करोगे आप उस बच्चे को, है कोई और कोई रास्ता है आप मुझे बता दीजिए। अगर है रास्ता तो ठीक है, लेकिन इसके सिवा आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। अभी भी मैं जब डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे था तो वहां पे एक मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसका बेटा 8 साल का था शायद, नहीं 11 साल का था। तो वो मुझे बोल रही है कि मैं क्या करूं उसको,
मैंने कहा इसकी जो सर्जरी होती थी वो तो उसके लिए एक एज होती है, तो कहा कि 11 साल में अब क्या हो पाएगा। लेकिन जब उसने मुझे मेरे बेटे को बातें करते हुए देखा, खुदा कसम उसने काफी रोया मेरे सामने, तो मैं हक्का बका रहा, मैंने कहा क्यों, हुआ क्या? कहा काश मैंने भी उस टाइम इस तरह किया होता तो आज मेरा बेटा भी बोल लेता। तो आप देखिए ये मतलब आप इस चीज को नहीं समझोगे, लेकिन ये वो समझ पाएंगे जिनकी बच्चों की प्रॉब्लम है। और आज मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ, शुक्र है खुदा का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और दूसरी फिर टीम का, खासकर डॉक्टर सुमित साहब का, जिसने वो एक दिशा मुझे दिखाई उस टाइम, और मैंने उसी टाइम पे इसकी सर्जरी कराई। तो आज आपके सामने, मैंने आपके सामने इसके साथ बात भी की है, और भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आपका नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? मम्मा का नाम क्या है? प्रॉब्लम होती है, वो देखते हैं होंठों का हिलाना, वो उसके बाद बात करते हैं, नहीं, लेकिन मैं पीछे रहता हूँ, फिर उस पीछे रहने के बाद साउंड आता है कि नहीं, ये खास चीज है। आपका नाम क्या है? ये चीज है कि मेरी तरफ ही नहीं देखता है, मेरी लिप्स को नहीं देखता जनरली। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो था वो मम्मा की इसके लिप्स को देखता था, उस हिसाब से वो बात करता था थोड़ी थोड़ी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को जाना भी, इस बच्चे को रोड भी क्रॉस करना है कभी, तो इस तरह गाड़ी की आवाज भी आएगी तो जरूरी, तो पीछे से कोई बुलाएगा भी, तो ये चीज सबसे अहम है। और इसी वजह से मैंने आपको दिखाया कि इससे भी बढ़िया बातें करता, कि यहाँ पे थोड़ी सी अब ये है कोई जानता नहीं,